अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब के कुछ अहम केसेस की समाअत होने जा रही है और इन केसेस से काफ़ी हद तक तयन होगा कि आगे के दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। फिर कुछ मजीद बात करेंगे कि आगे का प्लान पीटीआई का क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि कानूनी मामलात के तनाजुर में ही नज़र आएगा कि आगे फाइनल कॉल की डेट्स वगैरह क्या दी जा रही हैं। और इस सिलसिले में एक अहम खबर है आज मेरे पास जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आज मरियम औरंगजेब साहिबा पे बड़ी तनकीद हो रही है उनकी एक तस्वीर की वजह से या वीडियो की वजह से, और ये तनकीद अब सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं, खुद पीएमएलएन के हलकों की तरफ से भी हो रही है। क्या वजह बनी, इस पे भी बात करेंगे। और फिर साथ साथ शानदाना गुलजार साहिबा इधर पीटीआई वालों की तनकीद की जद में है, उसकी क्या वजह है, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे और ये तमाम अहम मामला डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ आज बात कर रहे हैं, डील वील की खबरें भी देते फिर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी डिस्कशन में आएंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की बात करेंगे। जी, आज बहुत अहम केस है, तोशा खाना का केस, जिसमें जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में। और ऑलरेडी इस केस में बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जमानत ले चुकी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद उनकी रिहाई का अमल मुमकिन हुआ था। तो कभी इम्कान जो नॉर्मली देखने में आता है वो ये कि अगर एक ही तरह के केस के एक ही तरह के मुल्जिम हों तो उस सूरत में अगर एक मुल्जिम को जमानत मिले तो फिर दूसरे मुल्जिम को भी जमानत मिल जाया करती है। इसके कभी इम्कानात होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा ही हर दफ़ा हो। और दूसरी बात ये कि इस बात का इंदिया खुद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी लास्ट समाअत पर दिया था कि अगरचे ये हमने देखा है कि जी वो खातून होने की वजह से भी बाज़-औक़ात फेवर दे दी जाती है, तो हो सकता है बुशरा बीबी साहिबा को इसलिए भी कुछ फेवर मिल गया हो। अगरचे कि इस सारे केस में अभी तक कोई खास ऐसी कॉन्क्रीट चीज तो पेश नहीं कर सकी एफआईए। तो कहने का मकसद ये है कि इम्कानात तो यही है कि इमरान खान साहब को जमानत मिल सकती है, इस बुनियाद पे भी मिल सकती है कि एक मुल्जिम को हो गई तो दूसरे मुल्जिम की भी जमानत हो जाए। लेकिन हतमी तो जाहिर है बात ये आगे उसमें जाके ही पता चलेगी जब इस केस की हेयरिंग होगी। तो बहरहाल ये इस लिहाज से बड़ा अहम केस है क्योंकि इसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर एक अलकादर ट्रस्ट केस की तलवार जरूर लटकी होगी कि उसकी सजा किसी भी वक्त सुनाई जा सकती है। अदरवाइज तो वो उस पर भी जमानत पर है, लेकिन सजा अगर होती है तो जाहिर है फिर उस सूरत में उनको दोबारा उसमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर कुछ 9 मई के एक आध केस में शायद उसमें भी कुछ ऐसी सिलसिले बने। तो अलकादर ट्रस्ट केस जो है बजाय ये भी एक तलवार की तरह लटका हुआ है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर जो है सजा सुना दी जाएगी। बजाहिर जो इस केस की रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक तो इस केस में अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस पेश नहीं किया जा सका जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके, क्योंकि जो नैब ने अपने गवाहान भी पेश किए थे इवन उन सब में भी किसी ने भी ऐसा कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे इमरान खान साहब यहाँ बुशरा बीबी साहिबा पर कोई जुर्म साबित होता हो। तो उनके भी जो बयानात थे वो कोई खास उनके खिलाफ नहीं थे। दूसरी तरफ ये कि जो इसके अगर आप मेरिट पे भी बात करें तो उस सूरत में भी कहीं पे कोई माली करप्शन इमरान खान साहब की साबित नहीं होती। कहीं पता नहीं चल रहा कि उन्होंने कोई माली फायदा हासिल किया है। वो ट्रस्टी जरूर है इस ट्रस्ट के, लेकिन वो इस तरह के ट्रस्टी हैं ना वो इसको बेच सकते हैं, ना इससे कोई बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ना अपने नाम इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उससे कोई आमदन कमा सकते हैं। तो इसका कोई उन्हें फायदा नहीं है। ये एक सिंबॉलिक सा उनका जरूर ओहदा है जो उन्हें मिला हुआ है इस अलकादर ट्रस्ट में। दूसरी बात ये कि अगर इसके बदले में उन्होंने किसी को कोई गैर कानूनी या नाजायज फेवर दी है जैसे बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब को, तो उसके भी कोई आपके पास कानूनी शवाहिद तो होने चाहिए कि उसके बदले में इमरान खान साहब ने क्या लिया है। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज बज़ाहिर नहीं पेश की जा सकी नैब की तरफ से कि जिससे ये साबित हो कि इसके बदले में इमरान खान साहब ने उनसे क्या फेवर लिया है। तो मेरिट पे भी अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो इस केस में कुछ ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर केस ये बना है कि क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस सूरत में भी जो नैब तरमीम है उसके साथ तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फिर तो इस केस का सस्टेन करना खासा मुश्किल है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उसके तहत तो फिर जो कैबिनेट फैसले करती है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो ये सारी सूरत हाल के बाद बज़ाहिर तो इसमें मुश्किल लगता है कि केस में कोई सजा हो। तो उसमें आप प्रूफ में सिर्फ आप अगर ये दलाइल दे रहे हैं कि जो क़वायद व ज़वाबित थे उसके बरक्स जाकर कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी जिसकी वजह से ये सब हुआ,
تو اس صورت میں تو پھر آپ کو یہ جو نیب لاز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کیبنٹ نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے تو آپ کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ میں پھر ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے بظاہر تو اس میں سزا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب کیا بات چیت ایسے پیچھے کہیں کسی لیول پر اس طرح ہو رہی ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا اور ان کو جو ہے سزا نہ سنائی جائے؟ تو اس کے اوپر جو حکومت کی پریشانی ہے اس کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں کوئی ٹینشن ہے۔ اگرچہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر ان سے بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ان کے ساتھ کوئی رابطے کرتی نظر نہیں آ رہی، ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار کرتے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بات اپنے آپ میں حیران کن ضرور ہے کہ پھر حکومت کیوں اتنی حواس باختہ پھر رہی ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ان سے آج بھی بات کے لیے تیار ہیں، یہ خود ہی ہم سے بات نہیں کرتے اور آئین کے تحت تو انہیں ہم سے ہی بات کرنی چاہیے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب پھر یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کون سے آئین کے تحت جب میاں صاحب کو باہر بھجوایا تھا یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے لندن بھجوایا گیا، جس طرح سے اقتدار میں آئے، جس طرح سے خود ان کے وزراء با کے خواجہ آصف صاحب ہر چیز بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی ہیلپ کی تھی، اور بہت سارے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ انہیں جنرل باجوہ صاحب انہیں کس طریقے سے آفر کر رہے تھے کہ آپ آ کے حکومت سنبھالیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ کس آئین میں تھا لکھا ہوا؟ آپ کیوں پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے تھے اور کس آئین کے تحت آپ نے ان سے مذاکرات کیے اور معاملات طے کر کے اپنے لیے فوائد بھی حاصل کیے؟ تو یہ سب سوالات اپنی جگہ بہرحال موجود ہیں، لیکن اس کے جواب آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ کبھی ملا نہیں کرتے۔ یہ سب باتیں جب آپ خود حکومت میں ہوتے ہیں بس اسی وقت یاد آتی ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی ضرور کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے فائنل کال بھی نہیں دی، اور اب بہت حد تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ممکنہ طور پر نومبر کے آخری ویک میں فائنل کال کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے اور کوئی ڈیٹ دے دیں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا اگر اس سے پہلے انہیں یہ نظر آ جائے، وہ اس حد تک ڈس اپوائنٹ ہو جائیں کہ اب واقعتاً کوئی راستہ نہیں بچا ہے، جب انہیں لگے کہ اب جو کیسز میں رہائی ہونا تھی اس کے باوجود بھی کوئی سزا سنا کر یا کوئی نیا کیس بنا کر یا کسی اور طریقے سے انہیں صرف زبردستی جیل میں رکھنے کی کوشش کی جائے، یا جو آگے بھی معاملات ہیں اسی طرح کے دکھیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اوور آل رویہ نظر آیا ہے، تو اس صورت میں بالکل وہ پھر حتمی یہ کال کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مزید وہ کچھ دن یہ صرف دیکھیں گے کہ ان کے معاملات کے حوالے سے کیا فردر کوئی ایسی پیش رفت تو نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دباؤ ایک انہوں نے ڈالا ضرور ہوا ہے کہ وہ رہائی کی کال، رہائی تو نہیں وہ اسے کہتے لیکن مطلب فائنل کال وہ دے سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ڈراوا دکھا کر وہ یہ ضرور چیک کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ان کے اس ڈر کے نتیجے میں کوئی نئے کیس نہ بن جائیں یا کسی طرح ان کی رہائی میں مزید رکاوٹ نہ ڈالی جائے، جو کہ اگر آلریڈی ان کے اوپر کیسز کے فیصلے میرٹ پر ہوں تو بظاہر ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیز ہے، اور اس کے دوران ہی انہوں نے یہ جو ڈر ہے یہ فائنل کال کا بٹھا رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نومبر کا جو آخری ویک ہے، اگر عمران خان صاحب بالکل ڈس اپوائنٹ ہو گئے اس سسٹم سے، تو وہ پھر یہ جو ڈیٹ ہے آخری ویک میں وہ کوئی دے سکتے ہیں، جو کہ واقعتاً فائنل کال ہوگی، اور یہ کوئی دھرنا ٹائپ ہی چیز ہوگی جس میں پھر ایک دن کا کوئی جلسہ نہیں ہوگا، لانگ مارچ ہوگا اور پھر وہاں پر جا کر بیٹھنا بھی ہوگا۔ تو یہ بالکل اس طرح کا کوئی پلان ہو سکتا ہے، اور پہلے بھی ان کا پلان اسی قسم کا تھا لیکن بعد میں اس کو آلٹر کیا گیا تھا۔ جب 8 نومبر کی جلسے کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے اسی قسم کا پلان تھا، لیکن اس کو پھر بعد میں تھوڑا بہت چینج کر کے ایک جلسے میں صرف بدل دیا گیا، اور پھر فائنل تاریخ بھی اس لیے نہیں دی گئی تھی۔ تو کچھ تو مزید تیاری وغیرہ شاید کرنا چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا انتظار بھی۔ تو اس طرح کل ملا کے یہ بات جو ہے اب نومبر کے آخری ویک میں ہی کلیئرٹی سے سامنے آ سکے گی۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پہ کیوں تنقید ہو رہی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو ہمیشہ ہی تنقید کرتے ہیں، ظاہر ان کی مخالف جماعت ہیں، لیکن اس دفعہ اس معاملے کے اوپر تو ایون جو خود یعنی پی ایم ایل این کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بھی ادروائز بھی، وہ بھی ایون تنقید کر رہے ہیں۔ وجہ ان کی وہ تصویر ہے یا وہ چھوٹی ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ
अपना जो उन्होंने लंबा पूरा कोट पहना हुआ है, ओवर कोट, उसके जेबों में हाथ दिए जा रही हैं, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने 2 बैग्स, हैंड बैग्स जो है वो हाथ में पकड़ रखे हैं। अब जाहिर सी बात है, सब ये सवाल कर रहे हैं कि एक तो जाहिर है मरियम औरंगजेब का अपना बैग हो सकता है, तो दूसरा बैग जाहिर सी बात है वो मरियम नवाज साहिबा का बैग है। तो इस बात को लेकर के बहुत तनकीद हो रही है कि ये क्या वजह है कि एक सीनियर मिनिस्टर को आप इसलिए साथ सिर्फ लेके गए हुए हैं क्या, क्योंकि बाहर तो उनका वहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर मरियम नवाज साहिबा अपनी किसी मेडिकल रीजंस की वजह से वहाँ गई भी हुई हैं तो वो अकेले जाती तो समझ में भी आता, या अपनी फैमिली मेंबर के साथ गई हैं तब भी समझ में आता है। मरियम औरंगजेब का साथ जाना कोई वजह नहीं बनता, ये कोई ऑफिशियल ट्रिप या विजिट तो नहीं था। तो ऊपर से वो जिस तरह बैग कैरी कर रही हैं साथ, तो वो और भी ऑड लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई आप क्या यहाँ पे बैग उठाने आई हैं, क्या आप कोई मुलाजिम है उनकी, या क्यों आपको इस तरह से कोई अपनी तौहीन फील नहीं हो रही कि आप किसी का बैग उठाकर जो है वो साथ चल रहे हों। तो ये एक अजीब सी बात है, लेकिन ये एक मिजाज हमें नज़र आता है बहरहाल हुक्मरान ख़ानदानों में कि जैसे अपने छोटे छोटे मामलात में, अच्छा ये एक ज़ाहिर मुझे लगता है कि ये हमारी कुछ सोसाइटी का भी वैसे इशू है कि हम बाहर देखते हैं ना, लोग अपने काम खुद कर लेते हैं। अंग्रेज़ों का एक मतलब स्टाइल है, अपने घर के कामकाज भी खुद कर लेते हैं, अपने बर्तन भी खुद ही धो लेते हैं, लॉन्ड्री भी कर लेते हैं और शॉपिंग भी कर लेते हैं, और हाथ में सामान उठाना भी उनको कोई बुरा नहीं लग रहा होता। मुलाजिम वगैरह रखना इतना अफोर्ड भी नहीं किया जाता बाहर के मुल्कों में, और उनको आदत भी नहीं होती ख़ास, तो वो खुद ही अपने मामलात को उसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें कितनी ज़्यादा, एक हमने प्रोटोकॉल्स और अपने जो एक बादशाहत वाला जो एक सिलसिला है उस तरह बनाया हुआ है कि हम जी कोई अपना शॉपर उठाना अपनी तौहीन समझें, या हम कोई अपना बैग उठाना, या इवन बाज़ लोग तो छतरी भी नहीं अपनी खुद उठाते। आप देखिए बाहर के मुल्कों के जो सरबराहान वगैरह आते जाते हैं तो छतरी अपनी खुद होल्ड कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर हमने ये देखा है कि जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह बाहर जाएँ या कोई बड़ी शख्सियात बाहर जाएँ तो वो जी अपनी छतरी भी नहीं पकड़ती, साथ पीछे को बंदा खड़ा होता है छतरी पकड़ने के लिए। मुझे तो इस बात पर भी वैसे हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी कुर्सियां भी आगे पीछे करने के लिए पीछे बाकायदा खादिम मौजूद होते हैं जो पहले कुर्सी पीछे करते हैं, वो फिर जज साहब बैठ जाते हैं, फिर वो उस हिसाब से पंखे की सेटिंग भी करते हैं। तो मुझे तो इस बात पे भी हैरत होती है कि हमने अपने आप को क्या शहाना मिजाज दिए हुए हैं कि हम अपनी कुर्सी पीछे करके नहीं बैठ सकते, या हम अपना बैग नहीं उठा सकते खुद, या हम अपनी छतरी नहीं खुद पकड़ सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि भले आप अमीर हो जाएं, भले आप बड़े ओहदों पर हो जाएं, लेकिन ये छोटे छोटे काम खुद कर लेने में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस जब इंसान के पास बेतहाशा पैसा हो और जहन आपका इस तरह का हो जाए कि जैसे आप वाकई कोई बादशाहत कायम कर चुके हैं या कोई आप शाही ख़ानदान से हैं, तो फिर शायद इसी किस्म के आपके जहन और मिजाज बन जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कर रहा है उसको ज़रूर ये फील होना चाहिए कि आप एक सीनियर मिनिस्टर हैं और आप क्या काम कर रहे हैं। और इस बात की वजह से मरियम औरंगजेब साहिबा पे खासी तनकीद हो रही है, इस वजह से भी हो रही है कि भाई इधर स्मॉग ने हालत बुरी की हुई है, उधर आप बैग उठाने के लिए साथ साथ चल रही हैं। तो ये इसके अलावा इधर पीटीआई में भी शानदाना गुलजार साहिबा अक्सर ही किसी ना किसी तनकीद की जद में रहती हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो ये कह रही हैं कि जी किसी एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने जो एहतजाज किया काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, तो उसकी बिना पर उनका यहाँ पे जो कोई फैमिली मेम्बर, उनके वालिद बल्कि उन्होंने कहा कि उनको उठा के ले जाया गया और उनको सुराख कर दिए गए उनकी बॉडी में खुदा न खास्ता, और ड्रिल से किए गए, और ये वो जब उन्होंने पार्टी छोड़ने की वीडियो जारी की, ऐलान किया, तो फिर उन्होंने जो है उनको छोड़ा। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम था और बड़ा हार्ड टू बिलीव इल्ज़ाम था। और उनके अलावा मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे ना ये कोई खबर देखी, ना किसी का ऐसा कोई क्लेम देखा, तो मुझे भी ये बात थोड़ी डाइजेस्ट करनी मुश्किल थी। अब या तो शानदाना गुलजार साहिबा को किसी ने गलत बताया है, मुझे नहीं मालूम, या उन्होंने खुद से ये अपने तौर पर इस तरह से ये स्टोरी दिया है, ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसलिए उसको कोई कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना भी बड़ा अजीब सा है, और इसी वजह से उन पर तनकीद हो रही है कि जब आपके पास फैक्ट्स पूरे नहीं हैं तो फिर आप क्यों इतनी इस तरह की खौफजदा कर देने वाली बात जो है वो आके टीवी पर बाकायदा नेशनल मीडिया पे बात कर रही हैं इस तरह की। तो ये चीज़ें जो हैं अब खुद उनके पीटीआई के अपने लोग भी इस पे कह रहे थे कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और ये बिला वजह इस तरह की स्टोरी सुना रही हैं क्योंकि पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से इस तरह की कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। हालांकि उससे पहले अगर कहीं किसी के घर छापे पड़े हैं या कोई उठा के ले गए हैं, वो तो जाहिर है वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसपे किसी ने कोई इस तरह का ओन नहीं किया, जिससे बज़ाहिर इसकी सदाकत में सीधा सीधा शक है। और शानदाना गुलजार साहिबा वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के इस तरह की बात कर रही हैं, तो उस वजह से वो भी तनकीद की जद में। अब इससे होता ये कि जब रियलिटी में किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो और कोई आवाज़ उठाए तो वो भी चीज़ मशकूक हो जाती है। लोग कहते हैं कि देखें जी उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोला था,
ایسی کوئی چیز تھی نہیں. کہاں ہے کوئی بندہ کلیم کرے کہ جی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, کہاں ہے کوئی ویڈیو یا کوئی فوٹیج یہ وہ. تو پھر جو اوریجنلی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ستم ہو یا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو تو وہ بھی آپ اس کو بھی ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں. تو ایک تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کریڈیبلٹی کا. دوسرا جو اس سے نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کا ماحول پیدا کرتے ہیں, تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو باہر نکل کے لوگ احتجاج کرنا بھی چاہتے ہیں یا اس طرح, وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے ان کو لگتا ہے کہ اس سے تو کاز کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگ جو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ نہیں نقصان کا باعث بنتے ہیں. آج میں شیر افضل کو بھی سن رہی تھی رائے ثاقب کے پروگرام میں, وہ بھی کچھ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے تھے کہ عدت کیس تو سزا کے طور پر بنا اور سوشل میڈیا نے پتہ نہیں کیا کہا اس کی وجہ سے بنا, تو آل دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ میچور جو لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ اس طرح کچھ گائیڈ لائن ضرور مقرر کریں. اس طرح بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کر دینا یہ اوور آل ہی نقصان دہ, نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی. ظاہر ہے جو الزامات لگتے ہیں ان کے اوپر بھی, تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بات جو ہے ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ